साल था 1946। आजादी की दहलीज पर खड़ा हिंदुस्तान उम्मीदों और बेचैनी से भरा हुआ था। ऐसे माहौल में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, जिसे अक्सर बॉम्बे म्यूटनी भी कहा जाता है। 18 फरवरी को बॉम्बे हार्बर का शांत पानी एक नाटकीय विद्रोह का गवाह बना। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। कराची से कलकत्ता तक ये म्यूटनी आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश इंडिया के 78 जहाजों और तटीय ठिकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ समय के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को अपने ही भारतीय नाविकों से एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। ये वो लोग थे जिन्होंने युद्ध में ताज की सेवा की थी, कठिनाइयों और खतरों का सामना किया था। अब उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश की गरिमा और आजादी के लिए आवाज उठाई। 1946 की नौसेना विद्रोह खराब हालात के खिलाफ सिर्फ एक बगावत नहीं थी, यह भारत के आजादी के संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक था। म्यूटिनी को समझने के लिए हमें रॉयल इंडियन नेवी के आम भारतीय नाविकों के जीवन को समझना होगा। भारत के अलग अलग हिस्सों से आए ये लोग एक ही तरह का भेदभाव झेल रहे थे जो ब्रिटिश राज का एक हिस्सा था। ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल मशीनरी में एक अहम भूमिका निभाते हुए भी उनकी सेवा को शायद ही कभी सम्मान या उचित व्यवहार मिला। उनके और उनके ब्रिटिश साथियों के बीच के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर उनके मन में हमेशा असंतोष पैदा करता था। भारतीय नाविकों को छोटे मोटे कामों तक सीमित रखा जाता था, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता था और उन्हें अपमानजनक नस्ल भेदी बातें सुननी पड़ती थी। उन्हें जो खाना मिलता था वो अक्सर घटिया होता था, जो उनकी नीची हैसियत की याद दिलाता था। नाश्ते में दाल रोटी और दोपहर में दाल चावल ही उनका सामान्य भोजन था। ब्रिटिश नाविकों को मिलने वाले राशन से बिल्कुल अलग। भौतिक असमानताओं से परे उनकी गरिमा के लिए व्यवस्थित अपमान और उपेक्षा उन्हें बहुत आहत करती थी। सालों की दबी हुई शिकायतें और सुलगता असंतोष बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। भारतीय नाविकों के दिलों में सुलग रही विद्रोह की आग को फरवरी 1946 में चिंगारी मिली। HMIS तलवार, जो बॉम्बे में खड़ा एक सिग्नल ट्रेनिंग शिप था, पर इस घटना ने विद्रोह की शुरुआत की। कुछ नाविकों ने खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में नो फूड नो वर्क की हड़ताल शुरू कर दी। ये छोटी सी बगावत एक बड़े विद्रोह का कारण बनी। हालांकि ये हड़ताल सिर्फ एक शुरुआत थी, असली कारण तो सालों का गुस्सा और नाराजगी थी। HMIS तलवार पर एक नस्लवादी कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग की नियुक्ति ने स्थिति को और खराब कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन और INA अफसरों के मुकदमों से प्रेरित होकर नाविकों ने अपनी आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने जहाज पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे लिखे, जो उनके देशभक्ति का प्रतीक था। HMIS तलवार पर हुए विद्रोह की खबर रॉयल इंडियन नेवी में बिजली की तरह फैल गई। बॉम्बे हार्बर में शुरू हुआ ये विरोध जल्द ही एक बड़े म्यूटनी में बदल गया, जिसने पूरे ब्रिटिश इंडिया के नौसेना ठिकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही दिनों में ये विद्रोह पश्चिम में कराची तक पहुंच गया, जहां HMIS हिंदुस्तान के नाविक भी इसमें शामिल हो गए। म्यूटनी सिर्फ बड़े बंदरगाह शहरों तक ही सीमित नहीं रही। कलकत्ता के पूर्वी तटों से, जहां HMIS हुगली के नाविकों ने विद्रोह का झंडा उठाया, लेकर छोटे छोटे नौसेना चौकियों तक संदेश साफ था: भारतीय नाविक अब ब्रिटिश राज का अत्याचार सहन नहीं करेंगे। विद्रोहियों का एकजुट होना और तालमेल काबिले तारीफ था। अलग अलग जहाजों, अलग अलग रैंकों और अलग अलग क्षेत्रों के नाविकों ने एक साथ मिलकर काम किया, जो अन्याय और आजादी की चाहत से बंधे हुए थे। ये म्यूटनी सिर्फ बैरकों और जहाजों तक ही सीमित नहीं रही, ये बॉम्बे की सड़कों पर भी फैल गई, जिसने शहर के लोगों को प्रेरित किया और जन प्रदर्शनों की एक लहर पैदा कर दी। नाविकों की हिम्मत से प्रेरित होकर आम लोग सड़कों पर उतर आए, म्यूटनी के लिए अपना समर्थन और आजादी के लिए अपनी चाहत जाहिर की। गांधी जी के 1942 के आंदोलन की याद दिलाते हुए भारत छोड़ो के नारे पूरे शहर की दीवारों पर दिखाई देने लगे। सार्वजनिक चौराहे और मैदान, जो पारंपरिक रूप से राजनीतिक सभाओं और विरोध प्रदर्शनों के लिए होते थे, प्रदर्शनों का केंद्र बन गए। बॉम्बे के बीचों बीच स्थित आजाद मैदान में नाविकों ने बड़ी भीड़ को संबोधित किया, अपनी शिकायतें बताईं और भारत की आजादी का आह्वान किया। यह विद्रोह एक ऐसा केंद्र बन गया जिसने सभी वर्गों के लोगों, छात्रों, मजदूरों, दुकानदारों को नाविकों और उनके उद्देश्य के साथ एकजुटता के साझा भाव से जोड़ दिया।
म्यूटिनी पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। विद्रोह के पैमाने और तीव्रता से चौंककर औपनिवेशिक प्रशासन ने विद्रोह को कुचलने और अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने के लिए बल प्रयोग किया। भारी हथियारों से लैस पुलिस इकाइयों के साथ ब्रिटिश सैनिकों को बॉम्बे और अन्य प्रभावित शहरों में तैनात किया गया था। उन्हें किसी भी तरह से अशांति को दबाने का आदेश दिया गया था। कुछ दिन पहले ही विरोध की भावना से जीवंत बॉम्बे की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल गई। ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी और नाविकों को उनके ही जहाजों के डेक पर बेरहमी से मार गिराया गया। ये कार्रवाई क्रूर और अंधाधुंध थी, जिसके परिणाम स्वरूप जानमाल का भारी नुकसान हुआ। अनुमान है कि 400 से अधिक लोग, जिनमें नाविक और नागरिक शामिल हैं, मारे गए और 1500 से अधिक घायल हुए। हवा में बारूद की गंध और घायलों की चीखें व्याप्त थीं, जो औपनिवेशिक शासन द्वारा की गई क्रूरता का एक गंभीर प्रमाण था। जैसे जैसे बॉम्बे में हालात बिगड़ते गए, भारतीय नेतृत्व में बेचैनी बढ़ती गई। कांग्रेस पार्टी नाविकों की शिकायतों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी इस बात को समझती थी कि म्यूटिनी के बेकाबू होने की संभावना है, जिससे व्यापक हिंसा और अराजकता फैल सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कांग्रेस में एक बड़े नेता थे और अपनी व्यावहारिकता और निर्णायकता के लिए जाने जाते थे, ने स्थिति को संभाला। पटेल ने स्थिति की गंभीरता को समझा। वह जानते थे कि नाविकों की मांगें जायज हैं, लेकिन अंग्रेजों के साथ लंबा टकराव विनाशकारी परिणाम देगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत आजादी की कगार पर था। उन्होंने नाविकों की देशभक्ति की भावना को जगाया, उनसे म्यूटिनी खत्म करने और अपने बैरकों में लौटने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि स्थिति स्थिर होने के बाद बातचीत के जरिए उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। 1946 के नौसेना विद्रोह ने आजादी की पूर्व संध्या पर भारत के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को उजागर किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राष्ट्रवादी पार्टी थी, खुद को एक नाजुक स्थिति में पाया। नाविकों की शिकायतों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, एक हिंसक विद्रोह का समर्थन करने से हिचकिचा रहे थे। अहिंसा के प्रबल समर्थक गांधी ने नाविकों से अनुशासन बनाए रखने और शांतिपूर्ण समाधान की मांग करने की अपील की। नेहरू ने नाविकों की मांगों की वैधता को स्वीकार करते हुए भी आजादी के संक्रमण के दौरान व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत को समझा। उन्होंने खुद को विद्रोह से दूर रखा, इस डर से कि यह अंग्रेजों के साथ चल रही बातचीत को खतरे में डाल सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने म्यूटिनी के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया। उन्होंने इसे एक अलग मुस्लिम राज्य के अपने दृष्टिकोण के लिए खतरे के रूप में देखा और कांग्रेस पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया। 1946 का नौसेना विद्रोह अपने पैमाने और प्रभाव के बावजूद भारत के आजादी के संघर्ष में एक अपेक्षाकृत उपेक्षित अध्याय बना हुआ है। यह विद्रोह हालांकि अल्पकालिक था, फिर भी ब्रिटिश प्रतिष्ठान में सदमे की लहर भेज दी। इसने सशस्त्र बलों के रैंकों के भीतर असंतोष की सीमा को प्रदर्शित किया, जिसे ब्रिटिश शासन का एक स्तंभ माना जाता था। विद्रोह ने ऐसे समय में ब्रिटिश शक्ति की सीमाओं को भी उजागर किया, जब उनका साम्राज्य पहले से ही पतन की ओर था। यह विद्रोह एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि आजादी की भारत की तलाश केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं थी, यह सम्मान, समानता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। यह उन हजारों साधारण नाविकों के साहस और देशभक्ति का प्रमाण है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने का साहस किया, जिससे एक स्वतंत्र भारत का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनके बलिदान को हालांकि अक्सर अनदेखा किया जाता है, आजादी की ओर भारत की यात्रा के एक अभिन्न अंग के रूप में याद किया जाना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए।